सर्वेभ्यो नमो नमः। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेयर एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में जो हमारा संधि प्रकरण चल रहा है उसमें अच संधि के ऊपर अपन बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सामान्यतः अगर बात करें संधि प्रकरण की तो संधि प्रकरण में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के सिलेबस जो डिक्लेयर किया गया है आरपीएससी के द्वारा, उसमें सिलेक्टेड जो सूत्र दिए गए हैं उनके ऊपर अपन विशेष अध्ययन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। देखिए, मैंने जो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में जो सिलेक्टेड जो सूत्र वगैरह डायरेक्टली दिए गए हैं उनका विशेष अध्ययन इस क्लास में लाया हूँ। तो दोस्तों, सम्यक्तया सूत्रों से संबंधित अन्य कोई विधान किए गए हैं व्याकरण शास्त्र में, उनके बारे में भी अपन विस्तृत अध्ययन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। इससे पहले संज्ञा प्रकरण की क्लास मैंने 2 क्लास ली थी, उसको आप एनालिसिस कीजिए। उसमें भी मैंने वर्ण विचार, व्याकरण परिचय, उच्चारण स्थान, संज्ञा प्रकरण से संबंधित जो भी विधान किए गए व्याकरण शास्त्र में समस्त विचारों पर अपन ने विशेष अध्ययन किया था। तो उन वीडियो को देखिए आप। और फर्स्ट है संधि प्रकरण के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संधि प्रकरण की अपन बात करें तो संधि जो शब्द बना है ना, वो कैसे बना है। देखिए, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर, देखिए एक संधि जो होता है ना, एक तो होता है संधि और इसी का एक पर्यायवाची संबंधित मान सकते हैं संहिता। ठीक है, संहिता भी एक प्रकार से संधि ही होती है। तो इसीलिए जो संधि जो शब्द है ना, संधि शब्द जो बना है सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय करने पर जो धा धातु है, तो यहाँ पे की प्रत्यय है तो इसकी इत संज्ञा को यहाँ पे क्या बचेगा, ई। ठीक है, और धा धातु है, धा में जो आ है, धा में जो आ है, और ये क्या बचा यहाँ पे ध। तो देखिए जो की प्रत्यांत जो प्रत्यय है ना, जब जहाँ पे की प्रत्यांत क प्रत्यांत जो क जो अनुवृत्ति वाले जो प्रत्यय होते हैं उनसे पूर्व जो आ होता है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचता है, ध बचता है। और यहाँ पे ध प्लस ई बराबर क्या बचा, ई। ठीक है, ही हो गया। ठीक है, आगे क्या है सम, तो परस्वर्ण होके क्या बना है, संधि। तो इसी प्रकार से संधि शब्द क्या हो गया, बना है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी जो ई प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं, इसीलिए जो संधि शब्द है वो यहाँ पे संस्कृत में पुल्लिंग में मानी गई है। तो हमेशा ध्यान रखना कि संधि से संबंधित कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वहां पे कह का प्रयोग होता है, क्योंकि संधि अपने आप में संधि शब्द पुल्लिंग में है। और ध्यान रखिए, अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में जो संधि शब्द होता है वो स्त्रीलिंग में माना गया है और संस्कृत में पुल्लिंग में माना गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संहिता शब्द जो बनता है ना, वो संहिता शब्द इस प्रकार से बनता है, सम उपसर्ग पूर्वक, वो ही धातु सम रहेगी, धा धातु, और कत प्रत्यय, कत प्रत्यय जो लगा है। अब देखिए यहाँ पे जो कत प्रत्यय है और यहाँ पे है धा धातु, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सूत्र आता है ददा तेरही। ददा तेरही जो सूत्र होता है वो धा को ही आदेश कर देता है। क्या कर देता है, धा को ही आदेश। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे वही परस्वर्ण करके सही। ठीक है, और आगे स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय होगा, टाप से करके क्या शब्द बनता है, संहिता शब्द बनता है। तो वही सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से कत प्रत्यय करने पर यहाँ पे धा धातु है, धा को ददा तेर ही सूत्र से क्या नाम से धा के स्थान पर ही आदेश हो जाएगा, और यहाँ पे सम प्लस ही बनेगा, सही बना, और यहाँ पे टाप प्रत्यय करके संहिता शब्द, कत प्रत्यय का तशेष बची गया। इसी प्रकार से संहिता शब्द क्या है, यहाँ पे निष्पन्न होता है। संहिता शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना संहिता का संहिता प्रश्न बनता है। ठीक है, इयम संहिता का संहिता, इयम संहिता, यहाँ पे कह संधि, अयम संधि। तो इसी प्रकार से क्या नाम से संधि और संहिता का पाठ यहाँ पे व्याकरण शास्त्र में किया गया है। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। संधि की अगर परिभाषा की बात करते हैं तो सर्वप्रथम परिभाषा संधि में आती है परह सन्निकर्ष है संहिता। परह सन्निकर्ष संहिता का मतलब यह है कि परह मतलब बाद में, अब बाद वाला जब होगा जब पूर्व वाला होगा, तो पूर्व और बाद वाले के संबंध में जो हो अत्यंत निकटता है ना, अत्यंत निकटता, व्यवधान रहित निकटता आती है, उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए परह सन्निकटता, ये अपने संज्ञा प्रकरण में पूर्व में जो क्लासेज मैंने संज्ञा प्रकरण की लिए उसमें मैंने बाकायदा परह सन्निकट संहिता वगैरह ये सब कुछ बता रखा है।
तो यहाँ सामान्यतः ये ध्यान रखना है कि अत्यंत वर्णों के परस्पर सन्निकट और संहिता जो हो सन्निकट से परस्पर मेलन को ही क्या नाम से संधि कहते हैं। अब देखिए द्वितीय परिभाषा यहाँ पे दे रखा है, वर्णानाम मेलनम संधि। वर्णों के मेलन को क्या कहते हैं, मिलन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तीसरी परिभाषा की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है लोप आदेश आगम वर्ण विकाराः संधि। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो चीज ली है ना, ये चीज मैंने संज्ञा प्रकरण में एक कारिका पढ़ाई थी और वो कारिका थी संहित एक पदे नित्या। और वो जो कारिका संहित एक पदे नित्या 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 धातोपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु ता विवक्षाम अपेक्षते। ये तो संधि जहां पे होगी कहाँ होगी, इसका जो है विधान क्या है कि जो संधि है वो एक संहित एक पदी नित्या, एक पद में हमेशा संधि होगी, ठीक है। और नित्या धातोपसर्ग, धातु और उपसर्ग के बीच में क्या नाम से हमेशा संधि होगी। नित्य समासे तु वाक्य तु, देखो नित्य समास, समास में नित्य संधि होगी और वाक्य तु सा वम अपेक्षता, तो जो वक्ता की इच्छा के अनुसार वाक्य में होगी। तो वाक्य में नितांत आवश्यक नहीं है, बल्कि संधि में नित्य होगी, संहित एक पद में नित्य होगी, ठीक है। और उपसर्ग और धातु के बीच में होगी, समास में होगी, बल्कि यहाँ पे अगर वाक्य की बात करें तो वाक्य में क्या नाम से वक्ता के इच्छा पर निर्भर करता है। तो एक कारिका पढ़ाई थी। और दूसरी बात जो यहाँ पे मैं बता रहा था, लोप आदेश आगम वर्ण विकार और संधि। तो यहाँ पे सामान्य मैंने बताया था कि उपदेश आद्योच्चारणम, तो उपदेश से संबंधित क्या नाम से ये आया है कि लोप आदेश और आगम और वर्ण विकार, इनसे संबंधित जो भी है वो सामान्यतः संधि कहते हैं। अब आगे चलिए संधि के भेद की बात करते हैं। तो सामान्यतः संधि के जो भेद है वो 5 प्रकार के पंच संधि प्रकरण व्याकरण शास्त्र में मानी गई है। पंच संधि प्रकरण की अगर बात करें तो व्याकरण और सिद्धांत कौमुदी के जो मूल ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी व्याकरण, उसमें तो क्या नाम से सामान्यतः संधि के जो प्रकार माने गए हैं वो 5 प्रकार से माने गए हैं, ठीक है। और बाद के जो लघु सिद्धांत कौमुदी वगैरह ही, उसमें क्या है कि जो प्रकृति भाव संधि है, प्रकृति भाव संधि को अच संधि के अंतर्गत रख दिया गया। और जो स्वादी संधि है इसको किस संधि के अंतर्गत रखा गया, विसर्ग संधि के अंतर्गत। तो इसी प्रकार से जो अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधि लघु सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग हमारे व्याकरण शास्त्र में चलती है। तो सामान्य तो प्रश्न आए, तो सामान्य तो प्रश्न आएगा, अगर ऑप्शन में आएगा तो 5 या -3 आएगा ऑप्शन में। अगर 3 आए और 5 आए तो सामान्यतः प्रश्न में पूछा जाएगा कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार क्या रहेगा। तो बाकायदा ये आपको डिफाइन करके देगा। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि सिद्धांत कौमुदी जो है उसमें तो संधि 5 प्रकार की बताई गई है, सामान्यतः लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 प्रकार की बताई गई है। और उसमें 3 प्रकार ऐसे हो गए कि स्वादी संधि जो प्रकरण है उसको तो विसर्ग संधि में माना गया है और प्रकृति भाव संधि को अच संधि के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार से संधि के भेद की बात हो गई। अब आगे चलिए अच संधि और स्वर संधि जो है, सामान्यतः अच संधि जो है तो नाम से ही पता चल रहा है अच स्वरः। अच है जो सामान्यतः अपन ने प्रत्याहार में पढ़ा था, संज्ञा प्रकरण में मैंने बाकायदा प्रत्याहार बनाने सिखाए, तो उसमें बताया था कि मैंने अच क्या होता है, जितने प्रत्याहार है उसका वर्णों का विधान किस प्रकार से किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्वर जो है अच को ही स्वर कहते हैं। सामान्यतः अच प्रत्याहार है, उसमें जो 9 वर्ण है वही क्या नाम से स्वर माने गए हैं। अब सामान्यतः अगर स्वर संधि की बात करें तो देखिए यहाँ पे अच संधि है। अच सामान्यतः 2 स्वरों में संधि कार्य होने पर अच संधि होती है। सामान्यतः जो अच संधि है तो यहाँ पे वर्ण जो होंगे वो भी अच्छी होंगे, स्वर ही होंगे। तो इसलिए आगे अगर सामान्यतः पूर्व और परवर्ण के बीच में यहाँ जो है पूर्व और परवर्ण से पहले यहाँ भी स्वर और यहाँ भी स्वर, अगर यहाँ पे विधान हो रहा हो तो सामान्यतः वहां पे कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। तो पूर्व और पर वर्ण के बीच में दोनों ओर पूर्व वर्ण के अंतिम वर्ण और दूसरा जो वर्ण है उसका प्रथम वर्ण जो है वो स्वर होगा, तो ही क्या नाम से वहां पे स्वर संधि मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्यतः ये स्वर संधि के बारे में विधान किया गया है। अब बात करें स्वर संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो सामान्यतः यहाँ पे मैंने बता रखा है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि,
वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार से 8 प्रकार की क्या नाम से अच संधि का विधान व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में किया गया है। अब देखिए आगे चलते हैं। अच्छा, संबंधी जो सूत्र हमारे सिलेबस में दिए गए हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के में, तो डायरेक्ट ये सूत्र दिए गए हैं। देखिए इको यणची, एचो अयवाय आवाह, अकः स्वाने दीर्घ है, आद गुण है, वृद्धि रचि, एंगी पर रूपम, एंग पदांता दति, इदो दे द्विवचनम प्रगृहम। तो देखिए ये सामान्यतः संस्कृत सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में केवल ये सूत्रों का विधान किया गया है। ये सूत्र डायरेक्ट लिखे गए हैं, तो इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन तो करेंगे ही, और इनसे संबंधित जो रिलेटेड जो अपवाद वगैरह है उनके बारे में भी हम विस्तृत तरीके से अपन देखेंगे। तो देखिए ये एग्जाम की दृष्टि से जो ये वीडियो है वो संधि प्रकरण के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें अपन डायरेक्टली उसी पे टारगेट करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए हैं, तो वहाँ पे लगभग जैसे 2018 का सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन डायरेक्टली इन्हीं सूत्रों से आ गए थे। अब माना जाए तो सिलेबस में ये सूत्र दे रखे हैं। बाय द वे अगर इनसे बाहर के क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है वो डिलीट हो सकता है नहीं, ये मेरा ध्यान में नहीं है, बल्कि आपको केवल इनको टारगेट लेके अच संधि पढ़नी है। इसके अलावा इनके अलग जो अपवाद नियम है वो भी अपन देखते हुए चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। देखिए स्वर संधि का मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को एक बार समझिए, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्ण जो है, स्वर जो है वो 9 होते हैं। अपन ने स्वर जो रखे हैं ए ई उ री री ए ओ आई औ, ठीक है। ऐसे ए ई उ री री ए ओ यौ, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन इसी चार्ट से अगर समझना चाहें कि संधि जो है स्वर संधि हो किस प्रकार से क्या क्या वर्णों की व्यवस्था होती है, तो देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम जो ए है, यहाँ आगे ए है, तो सामान्यतः अगर इसी व्यवस्था में एक सूत्र आता है अका स्वर्ण दीर्घ है, जहां पे समान स्वर्ण अगर आए तो वहां पे क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। तो सामान्यतः अपने को ध्यान रखना है ए प्लस ए आए तो वहां पे स्वर्ण दीर्घ संधि होगी। अब अगर डायरेक्ट आपको डायग्राम को केवल समझना है, वैसे आपको मेरे को पता है संधि आपकी पढ़ी हुई है, ज़्यादा इसमें कुछ विशेष है नहीं, लेकिन आपको सामान्यतः अध्ययन करना है कि सामान्यतः ए के आगे अगर ए आए तो स्वर्ण दीर्घ संधि होगी, ए प्लस ई आए, ए ई या ई आए तो बराबर स्वर्ण दीर्घ संधि होगी, उ प्लस उ आए तो भी स्वर्ण दीर्घ संधि होगी, री प्लस री आए तो भी स्वर्ण दीर्घ संधि होगी, और री प्लस री आए तो भी स्वर्ण दीर्घ संधि होगी। तो स्वर्ण दीर्घ संधि का सामान्य अर्थ है कि यहाँ पे जो परिवर्तन होता है ना, तो पूर्व और पर दोनों वर्ण समान होते हैं, इसलिए यहाँ पे स्वर्ण दीर्घ कहते हैं। अपने आप में स्वर्ण वर्ण अपने आप में स्वर्ण होते हैं, इसलिए तो सामान्यतः इस डायग्राम में देखिए ए प्लस ए आए तो बराबर स्वर्ण दीर्घ, ए ई आए तो स्वर्ण दीर्घ, उ री री और रिल री, इसी प्रकार से स्वर्ण दीर्घ संधि। देखिए दूसरी संधि का जो नाम आता है वो आता है क्या नाम से, गुण संधि। अब देखिए गुण संधि अगर समझना चाहिए इसी डायग्राम से, तो ए है, ए के बाद में ई आए, ए के बाद में उ आए, ए के बाद में री आए और ए के बाद में री आए, तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। इसी प्रकार से तीसरी संधि जो आती है वो है ए के बाद में ए आए, ए के बाद में औ आए और ए के बाद में आई आए और ए के बाद में औ आए, तो वहां पे कौन सी संधि होगी, वहां पे संधि होगी गुण संधि, वो वृद्धि संधि, ठीक है। तो वृद्धि संधि का सामान्यतः ध्यान रखें, तो वृद्धि संधि में सामान्यतः ए के बाद में ए के बाद में औ, ए के बाद में आई और ए के बाद में औ, तो इसी प्रकार से वृद्धि संधि का व्याकरण शास्त्र में विधान किया गया है। अब आगे चलिए, ये तो होगी वृद्धि संधि। अब यहाँ पे एक संधि दे रखी है यण संधि, इसका सूत्र भी आता है इको यणची। तो यहाँ पे सामान्यतः ये दे रखा है कि इक के स्थान पे क्या करती है ये यण, इक का स्थान है यण सात। तो देखिए यहाँ पे ई उ रील री, इसके स्थान पे यह व र है, ठीक है। तो ये कौन सी संधि हो गई, चारों वर्ण की यण संधि, ठीक है। और आगे चलिए यहाँ पे अयादि संधि आएगी। अयादि संधि का सामान्यतः यहाँ पे बताया गया है। देखिए यण संधि जो है ना, मैंने बताई ना, ई के बाद में ये, उ के बाद में वह, री के बाद में रह, ल के बाद में री, ठीक है। अब अयादि संधि की बात करें तो अयादि संधि में सामान्यतः एक सूत्र आता है एचो अयवा यावाह, एचो हो अयवा यावह है। अब ये सूत्र अपने आप में ये बोलता है कि सामान्यतः जो
ए है ना, इसको तो क्या आदेश होता है, अय। ओ जो है इसको अव आदेश कर देगा, ए जो है इसको आय आदेश कर देगा, और औ जो है उसको आव आदेश कर देगा। तो सामान्यतः ये जो चार वर्ण है अ, औ, ऐ, औ, इन चारों को एक के स्थान पर अय आदेश कर देगा, ओ औ, और ऐ आय, और औ आव। इसी प्रकार से एचो अवय कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि। तो सामान्यतः आपको डायग्राम से समझना है, डायग्राम से आपको डायरेक्ट संधि प्रकरण का है वो समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये तो हो गई अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि के बाद में एक संधि आती है पूर्व रूप। अब देखिए पूर्व रूप का सामान्यतः अर्थ है इस अगर पूर्व पद तो क्या नाम से ए और औ हो, ठीक है, और उसके बाद में ह्रस्व ए आए तो क्या नाम से वहां पे कौन सी संधि होगी, कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप संधि, ठीक है। और एक संधि जो आती है वो आती है, एक तो होगी पूर्व रूप, एक होगी पर रूप, ठीक है। पर रूप जो संधि है, पर रूप संधि सामान्यतः यह कहती है कि जो अवर्णांत उपसर्ग है ना, अवर्णांत उपसर्ग मतलब अवर्णांत उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, एक हो गया प्र, अपे, अवे, उपे, परा, आंग। ये जो छह जो उपसर्ग होते हैं ये अवर्णांत उपसर्ग है सामान्यतः। तो ये बोलता है पररूप संधि जो बोलती है ना, पररूप संधि का सामान्य अर्थ ये होता है कि ये अवर्णांत जो उपसर्ग है उसके बाद में ए और ओ आए तो वहां पे कौन संधि होगी, पररूप। तो सामान्यतः पूर्व रूप में तो ए और औ पहले आएंगे और उसके बाद में ह्रस्व आएगा, और पर रूप के अंदर इनके दोनों के पहले क्या आएगा, ये अवर्णांत, अवर्णांत क्या आएगा, सरगहा। अवर्णांत उपसर्ग सामान्यतः संख्या में 6 है, ठीक है। और अवर्णांत उपसर्ग वाली जो धातु है ना उनमें क्या नाम से ये पररूप होगा। तो सामान्यतः इस डायग्राम से अपन समझ चुके हैं 7 प्रकार की संधि कि किस प्रकार से संधियों का विधान किया गया है। वो सबसे पहले जो संधि आई थी वो आई थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में अपन ने बात की कि दीर्घ संधि में स्वर्ण जो है आपस में समान होते हैं। स्वर्ण दीर्घ का नाम से ही विदित हो रहा है कि दोनों समान जो है वो स्वर्ण आएंगे तो ही का नाम से कहाँ पे स्वर्ण दीर्घ संधि होगी। ए जो है, अब देखो गुण संधि की बात करें तो ए के बाद में ई उ री आए तो गुण संधि होगी, और इसकी प्रति संधि की बात करें तो ए के बाद में ए औ ऐ औ आए, और यण संधि की बात करें तो ई उ री की जगह यह वर अलग कर देगा। अयादि संधि की बात करें तो ए औ ऐ औ के बाद में ए के स्थान पर अय आदेश, ओ के स्थान पर अव आदेश, ए के स्थान पर आय आदेश, औ के स्थान पर आव आदेश। और उसी प्रकार से पूर्व रूप संधि की बात करें तो ए और औ के स्थान पर अगर आगे ह्रस्व ए है तो पूर्व रूप संधि सामान्यतः होगी। और इसी से पररूप की बात करें तो इस ए और ओ के पहले क्या आ जाएगा, अवर्णांत उपसर्ग जो रहेगा धातु के अंदर तो क्या नाम से पररूप संधि होगी। तो इसी प्रकार से डायग्राम से अपने डायरेक्टली शॉर्ट तरीके से अपने जो अच संधि है इसके बारे में देखा है। अब आगे अंदर की बात करते हैं, सबसे पहली संधि की बात करते हैं। सबसे पहले संधि है दीर्घ संधि। कौन सी है, दीर्घ संधि। अब देखिए दीर्घ संधि की अगर बात करें तो दीर्घ संधि में दीर्घ संधि होती क्या है, तो इसकी हम बात करें तो सबसे पहले इसमें सूत्र दे रखा है अकः स्वर्ण है दीर्घ है। कौन सा है, अकः स्वर्ण दीर्घ है। अब देखिए अकः स्वर्ण दीर्घ जो सूत्र है ये डायरेक्टली अपने सिलेबस में लग रहा है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के सिलेबस में इसका विवरण दिया गया है। तो अकः स्वर्ण दीर्घ है, ये बोलता है कि जो अक ई उ री के आगे स्वर्ण स्वर रहने पर दीर्घ एकादेश होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एकादेश। एकादेश का मतलब होता है कि एक आदेश होगा, क्या होगा, एक आदेश होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामान्यतः यहाँ पे स्वर दे रखे हैं ए, अगर आगे ए या ए आए या ए आए तो बराबर क्या होगा, आ होगा। ई या ई के स्थान पर क्या होगा, ई होगा। ऊ और ऊ के आगे ऊ होगा, और री आए तो री होगा। और री का दीर्घ रूप होता नहीं है, मैंने पहले बताया था संज्ञा प्रकरण में। तो री का जो है दीर्घ रूप नहीं होता, इसलिए यहाँ पे केवल री एक रूप दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, री, तो ये एकादेश होगा। अब यहाँ पे आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दैत्य प्लस, अब उदाहरण जो है ना, मैंने जो लघु सिद्धांत कौमुदी और जो संबंधित जो ऑथेंटिक बुक है उसमें से मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपको बाकायदा तरीके से याद रखना है, बार बार इस वीडियो को रिकॉल करके देखना है ताकि ये एग्जाम्पल आपके स्मरण में रह सके। अब देखिए दैत्य प्लस अरि ही, दैत्य प्लस अरि। अब देखिए यहाँ पे दैत्य प्लस अरि में यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, तो ए और ए मिलके क्या हुआ यहाँ पे
स्वर्ण दीर्घ हो गया, और स्वर्ण दीर्घ होने के बाद में यहाँ पे क्या बना, दैत्यारी। क्या बना, दैत्यारी। अब यहाँ पे एकादेश का मतलब ये होता है कि जो पूर्व वाला ए और ये पर वाला ए, दोनों के स्थान पे क्या नाम से, क्या आदेश हो जाएगा, आ आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, आ। तो दोनों के स्थान पे ये एकादेश होगा, दोनों को हटा के जो एक आदेश होता है उसको क्या बोलते हैं, एकादेश है। तो सामान्यतः यहाँ पे सूत्रार्थ में अपन ने देखा है कि क्या नाम से अकस्वर्ण दीर्घ बोलता है कि अक स्थान है, अक, अक के आगे स्वर्ण स्वर रहने पर। अब अक का मतलब होता है कि वही अक प्रत्याहार अपन ने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था, ए ई उ री री, ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इसी के आगे ए ई उ री री, यहाँ क्या बोल रहा है, समान स्वर्ण, स्वर्ण स्वर्ण समान स्वर्ण स्वर, तो यह समान स्वर जो है ये आगे। अब आगे चलिए, दूसरा एग्जाम्पल है पूर्व प्लस अहन। यहाँ पे भी ए प्लस ए बराबर पूर्वाहन। क्या है, यहाँ णत्व प्रक्रिया हो गए, ये पूर्वाहन बनता है। राम ऐनम, रामायणम, ये भी णत्व होके रामायण बनता है। यथा अर्थ है, यथार्थ है। कवि प्लस इंद्र है, कविंद्र है। कुमारी प्लस ईहते, कुमारी हते। यदि प्लस इच्छा, यदिच्छा। विष्णु प्लस उदय, विष्णु उदय। सु प्लस उक्ति, सुक्ति। देखिए यहाँ पे ऊ का प्रसंग आया है, ठीक है, यहाँ पे ऊ का प्रसंग आया है, यहाँ पे ई का प्रसंग आया है। अब यहाँ पे भी ऊ का प्रसंग है, देखिए विदु प्लस उदय, विदु उदय, ठीक है। होत्री प्लस लृकार है, होत्रिकार है। यहाँ पे लृका ऋका विधान आया है। पितृ प्लस तृणम, पितृणम। गमलृ प्लस लृकार है, गमलृकार है। देखिए ये मोस्ट एग्जाम्पल है, इनको हमेशा याद रखिएगा। रि प्लस लृकार है, लृकार है, ठीक है। अब आगे चलिए, दूसरी संधि की बात करते हैं हम, गुण संधि। गुण संधि की अगर बात करें तो सर्वप्रथम इसका जो सूत्र आता है वो आता है आद गुण है, ठीक है। कौन सा आता है, आद गुण है। देखिए इसकी वृत्ति की अगर बात करें आद गुण की, तो आद गुण अवर्ण, ए आ के आगे इक वर्ण के ई उ री री के होने पर दोनों वर्णों के स्थान पर गुण एकादेश होता है। अब देखिए दोस्तों, जो आदगुण सूत्र है, इस आदगुण सूत्र की बात करें तो आदगुण सूत्र अपने आप में गुण संधि विधायक सूत्र है। कौन सा है, गुण संधि विधायक, गुण संधि विधायक सूत्र। देखिए एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन कर लेता है कि कौन क्या किस किस का कौन सा विधान करता है सूत्र, तो इसका याद रखना, आदगुण है, गुण संधि विधायक सूत्र है। अब देखिए गुण आदगुण जो सूत्र है ना, ये बोल रहा है कि जो अवर्ण के आगे इक वर्ण ई उ रील री के होने पर दोनों वर्णों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। अब देखिए, अब बोलते हैं यहाँ पे जो आपने बोला आद गुण है, तो ये गुण क्या होता है, तो गुण की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। एक सूत्र आता है अदेंग गुण है, ठीक है। तो अदेंग गुण कहता है, ये इसको भी देखो, ये अदेंग गुण जो है ना, ये अदेंग गुण गुण संज्ञा विधायक, गुण संज्ञा विधायक सूत्र जो है ना, ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र है ना, तो गुण की परिभाषा ये अदेंग गुण है जो है वो बताता है। अब देखिए यहाँ पे आगे जो है अदेंग गुण में ए रस्व है, ए ओ की गुण संज्ञा होती है। क्या होती है, गुण संज्ञा होती है। अब देखिए यहाँ पे अदेंग गुण बोलता है कि रस्व ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। क्या होती है, गुण संज्ञा होती है। अब देखिए आगे आदगुणा सूत्र था। अब यहाँ पे सामान्यतः अगर बात करें आगे री, और ये तीसरा नियम है कि री और री से संबंधित गुण कार्य में क्रमशः है इनके साथ र और ल वर्णों का संयोजन होता है। अब देखिए यहाँ पे आगे ए या ए प्लस ई आए तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। ए या आ के बाद में ऊ आए तो ओ हो जाएगा। ए या आ के बाद में री आए या री आए तो अर हो जाएगा। ए या आ के बाद में री आए तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सामान्यतः सूत्र क्या बोल रहा था कि ए के आगे इक वर्ण में क्या आ गया, ई उ री री के होने पर दोनों वर्णों के स्थान पर गुण आदेश हो जाएगा, ठीक है। अब गुण आदेश हो जाएगा तो गुण आदेश, तो गुण क्या है, तो गुण के बारे में बताया गया है, जहां पे गुण का विधान होगा वहां पे रस्व ए और ओ की ऑटोमेटिक अनुवृत्ति आ जाएगी। और देखिए आगे जो नियम बताया गया है, जो री है और री है से संबंधित गुण कार्य में क्रमशः इनके साथ र और ल वर्णों का संयोजन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि री है तो री के स्थान पे क्रमशः कौन सा था, र का अनुवृत्ति आ गई, और री के स्थान पे क्या था, ल, तो ये ल की अनुवृत्ति इसमें आ गई। र और ल की अनुवृत्ति यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे कि जो अर है और एल है, इसमें
इस टाइप से विधान सामान्यतः किया गया है। अब आगे चलिए, इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो उप इंद्र है, उपेंद्र है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामान्यतः ए आ रहा है, ए के बाद में आगे क्या आया, ई आया, तो ए आगे और ई पीछे आया, तो ए और ई के स्थान पे क्या आदेश हो रहा है, एक आदेश ए आदेश हो रहा है, तो ए और ई बराबर ए बना तो क्या बना, उपेंद्र। द्वितीय उदाहरण है रमा ईश है, आगे क्या बना, रमेश है। यहाँ आ प्लस ई बराबर ए बना तो यहाँ पे यथा प्लस इच्छम यथेच्छम। महा प्लस इंद्र है, महेंद्र। शुभा प्लस उक्ति, शुभोक्ति ही। महा प्लस उत्सव है, महोत्सव है। कृष्ण प्लस रिद्धि, कृष्णर्धि। राज प्लस ऋषि, राजर्षि। तव प्लस लृकार है, कवलकार है। मम प्लस लृकार है, ममलकार है। सदा प्लस लृ वर्ण है, सदल वर्ण है। देखिए ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, इनको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार से ये जो है अपन ने कौन सी संधि पढ़ी है, गुण संधि। अब देखिए गुण संधि के बाद में आगे चलते हैं अपन वृद्धि संधि। अब देखिए वृद्धि संधि की बात करते हैं, तो वृद्धि संधि में सर्वप्रथम जो सूत्र जो आता है वो आता है वृद्धि रेचि। क्या आता है, वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि जो सूत्र है, वृद्धि रेचि बोलता है अवर्ण ए से पहले अच एच ए ओ ऐ औ रहने पर क्या हो जाता है, वृद्धि एकादेश हो। अब देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे वृद्धि संज्ञा है। अब यहाँ पे क्या आया, वृद्धि संज्ञा। तो देखिए वृद्धि संज्ञा क्या है, इसके लिए एक सूत्र का विधान किया गया है, वृद्धिरादेश। अब वृद्धिरादेश के बारे में बात करें, ये बोलता है कि दीर्घ आ ए और औ, आ आई और औ तीनों वृद्धि संज्ञक होते हैं। तो यहाँ पे आगे दे रखा है, देखिए वृद्धि रेचि है ना, तो वृद्धि रेचि अगर सूत्र की बात करें तो ये वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन सा है, वृद्धि रेचि, वृद्धि संधि विधायक सूत्र, विधायक सूत्र, वृद्धि संज्ञा संधि विधायक सूत्र। और जो वृद्धि राजेच है ये वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। ये क्या है, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। देखिए इन दोनों में फर्क इतना सा है, जो वृद्धि राजेच है ना, ये वृद्धि संज्ञा विधायक है, ये क्या है, वृद्धि संधि विधायक है। तो संज्ञा और संधि में ध्यान रखना। तो सामान्यतः अगर वृद्धि संधि संज्ञा की बात करें तो संज्ञा जहां पे आगे वहां पे वृद्धि राजेच आएगा, और यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि वृद्धि संज्ञा होती क्या है, तो इसी की परिभाषा देते हुए वृद्धि राजेच बोल रहा है कि सामान्यतः वृद्धि ये दीर्घ आ आई और औ तीनों वृद्धि संज्ञक होते हैं। सामान्यतः दीर्घ आ ए ओ इन तीनों वर्णों को वृद्धि कहा जाता है। अर्थात सूत्रों में जहां वृद्धि पद का प्रयोग होगा वहां वहां तीनों वर्णों को उपस्थिति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब देखिए वृद्धि वर्णों का निर्धारण भी उच्चारण स्थानों के दृष्टिकोण से होता है, ये नितांत की बात हो, बाद में बात करेंगे। अब आगे चलिए, अब इसकी विधान की बात करते हैं। तो वृद्धि रेचि की मैंने बता ही दिया है। इसी प्रकार से इसकी जो वृत्ति की अगर बात करते हैं ना, तो यहाँ आदेची परे वृद्धि ही रेकादेश है सात। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम्पल में चलिए, यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल, ए या आ के बाद में क्या है, ए आए तो क्या विधान होगा, आई। ए या आ के बाद में अगर आई आए तो भी आई, ए आ के बाद में औ आए तो भी औ, और ए आ के बाद में औ आए तो सामान्यतः औ। अब देखिए वृद्धि संधि जहाँ पे आ गई ना, वृद्धि संधि अगर आपको पहचानने की ट्रिक में बताऊं तो वृद्धि जो संधि पद जो है उसमें हमेशा दो मात्रा होगी। क्या मात्रा होगी, दो मात्रा होगी। अब देखिए यहाँ पे कृष्ण प्लस एकत्वम, तो यहाँ पे कृष्ण में ए है, लास्ट में यहाँ पे क्या मिला, ए, तो ए प्लस ए बराबर क्या हुआ, आई, तो कृष्ण एकत्वम। तो यहाँ पे सामान्य वृद्धि जो हो रही है ना, वृद्धि सभी में दो मात्राएं आ रही है। तो सामान्यतः जैसे सब में दो मात्रा आ रही है, तो दो मात्रा तो सामान्यतः संयुक्त पद में भी तो दो मात्रा होगी ना, तो ये पहचानने की डायरेक्ट ट्रिक में बता रहा हूँ। अब आगे चलिए, जन प्लस एकता जनेकता, कथा प्लस एका कथेका, मत प्लस ऐक्यम मथैक्यम, स्व प्लस ऐच्छिकम स्वेच्छिकम, सदा प्लस एकिकम सदैकिकम, गंगा प्लस ओघ है गंगोघ है। ठीक है, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। ठीक है, तीक्ष्ण प्लस औषधि, अब देखो यहाँ पे औषधि है, ठीक है, और ये औषधि है, तो यहाँ पे दोनों सही है अपने आप में। तीक्ष्ण औषधि, तव प्लस औदार्यम औदार्यम, प्र प्लस औद्योगिकी प्रौद्योगिकी। ये सामान्यतः है, ये औ का प्रसंग आ गया, ये ऐ का प्रसंग आ गया, और ये ए का प्रसंग आ गया। ये सामान्यतः वृद्धि संधि हो गई। अब आगे चलिए यण संधि की बात करें। ठीक है, तो यण संधि जो है
यण संधि को ही अंतस्थ संधि भी बोलते हैं। अंतस्थ संधि जो है वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यणो अंतस्था, यण जो है य व र ल जहाँ पे विधान किया जाता है, तो य व र ल जो यहाँ इक स्थाने यण होता है, तो यहाँ पे इसीलिए इसको अंतस्थवणी बोलते हैं, क्योंकि अंतस्थवणी य व र ल का विधान किया गया है, तो इसलिए इसको अंतस्थ संधि भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इसके अंदर इको यण संधि की बात करें तो यण संधि में पहला जो सूत्र आता है वो आता है इको यण जी। अब देखिए ये डायरेक्ट सूत्र सिलेबस में अपने दे रखा है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। देखो यण संधि जो है, यण संधि की अगर डिवाइडेशन की बात करें, यहाँ पे है इक है, यहाँ पे यण, आगे है अची, ठीक है। तो यहाँ पे इक यण है और अची, तो इक के स्थान पे तो होगा, ठीक है। ये यण आदेश होगा, क्या है ये? आदेश। और ये अची मतलब स्वर आगे रहे तब। सामान्यतः इसके अर्थ की बात करें तो इक के स्थान पर कर्मशः य व र ल यण आदेश होगा। अब यहाँ पे अच जो है ना, अस्वर्ण परे, सामान्यतः आगे क्या क्या बता रखा है, इसकी अनुवृत्ति में आ रखी है, वृत्ति जो है इस वृत्ति में दे रखी है अस्वर्ण परे। अब देखिए आगे यहाँ पे देखिए स्वर्ण अगर होगा ना तो स्वर्ण में तो डायरेक्ट दीर्घ संधि में चला जाएगा, तो इसलिए सामान्यतः स्वर्ण होगा ना तभी तो दीर्घ संधि ये यण संधि होगी। तो इसलिए सामान्यतः देखिए यहाँ पे इक स्थान यण है, तो इक में इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये अपन ने बात की है। तो इक में ई उ री ली, और इन्हीं के लघु रूप भी आएंगे ई उ और री। और आगे देखिए यहाँ पे य व र ल, ये यण, और आगे क्या नाम से असमान स्वर हो या अस्वर्ण हो तो क्या नाम से यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे यण संधि का सामान्यतः अपने को इतना ध्यान रखना है कि तो इक ई उ री रे अगर आए है तो उसके आगे य व र ल आए तो वहाँ पे य व र ल हो जाएगा। आगे अगर असमान या अस्वर्ण है, अस्वर्ण स्वर है तो। अब आगे चलिए इसके उदाहरणों की बात करें तो शुद्धि प्लस उपास्य है। शुद्धि उपास्य बहुत पॉपुलर ये एग्जाम्पल है, तो इनको विशेष ध्यान रखना। शुद्धि प्लस उपास्य शुद्धि उपास्य है। अभि प्लस उदय है अभ्युदय है। प्रति प्लस उपकार है प्रत्युपकार है। नी प्लस ऊनम न्यूनम न्यूनम, ठीक है। और आगे चलिए स्त्री प्लस उत्सव है स्त्रियोत्सव है। गौरी प्लस आत्मज है गौरियात्मज है। यहाँ पे ई बराबर आ का विधान यहाँ पे किया गया है। आगे है ऊ का प्रसंग, देखिए ऊ प्लस ए तो तनु प्लस अंगी तनवंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऊ का देखिए गुरु प्लस आज्ञा गुरुवाज्ञा। यवांगु ऊ का प्रसंग देखिए यवांगु यवागु आदि यवागवादी, ठीक है। धात्री प्लस अंश है। री का उदाहरण देखिए यहाँ पे अंश है बराबर धात्र अंश है। धात्री प्लस ऐश्वर्यम धात्रेश्वर्यम। पितृ प्लस उत्सव है पितृत्सव है। ली प्लस आकृति लाकृति ही, यहाँ पे री का प्रसंग देखिए री प्लस अनुबंध है अनुबंध है, ठीक है। गमल री प्लस आदि गमल आदि। तो इसी प्रकार से यहाँ पे यण संधि के अपन ने क्या देखे हैं, एग्जाम्पल्स देखे हैं, जो लघु सिद्धांत कौमुदी वगैरह ग्रंथों में डायरेक्टली ऐसे कैसे दिए गए हैं। तो इनका सामान्यतः आपको अध्ययन और याद और ध्यान रखना है। अब देखिए आगे सामान्यतः आगे की संधि की बात करें तो आगे संधि आती है अयादि संधि। अयादि संधि की अगर बात करें तो अयादि संधि में सबसे पहला जो सूत्र जो आता है वो आता है एचो अयवा यावा है। अब देखो एचो अयवा यावा भी अपने सिलेबस में डायरेक्ट लगता है। तो देखिए एचो अयवा यावा की बात करें तो यहाँ पे सामान्यतः है एच, सूत्र को तोड़ने पर बात करते हैं कि एच अय अयवा यावा, ठीक है। अब अयवा यावा में यहाँ आगे हैं अय अव आय आव। सामान्यतः ये चार आदेश होंगे किसके स्थान पर? एच। अब एच में क्या है? एच में है ए ओ आई औ, ठीक है। एच प्रत्याहार में ए औ आई औ ये चार वर्ण आते हैं। और यहाँ पे अयवा यावा है में इनको तोड़ने पर अय अव आय और आव जो है ये हैं। तो यहाँ पे सामान्यतः एच के स्थान पर क्या आदेश होंगे? अय अव आय आव। अब देखिए सूत्र की अपन पढ़ते हैं वृत्ति। देखो एच ए औ अय औ के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव आदेश होते हैं। अच परे रहते हैं, क्या है? स्वरों के रहते हुए, स्वर परे रहते हुए। अब आगे चलिए सामान्यतः इस डायग्राम के माध्यम से अगर समझना चाहें तो ये चार वर्ण हैं, इन चार वर्ण के स्थान पर अय अव आय आव ये आदेश होंगे। आगे क्या हो? स्वर रहने पर। अब देखो
यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए ए और आई का जो अनुवृत्ति यहाँ पे आई है, जहाँ पे हरे प्लस ए। अब देखिए यहाँ पे ए है तो ए आगे क्या है, ए है, तो बराबर क्या बना, हरे ये। अब यहाँ पे क्या आदेश हुआ है, तो सामान्यतः यहाँ पे आदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे आगे जो है वो ए का विधान किया गया है, तो ए की जगह यहाँ पे क्या हुआ है, आई आदेश होके हरिये बना है। अब आगे चलिए, ने प्लस अनम नयनम, तो यहाँ पे न आगे इसमें जुड़ा हुआ था ए प्लस अनम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, नयनम बन गया है। नयनम ऐसे बना है जो न है और ए के स्थान पर यहाँ पे क्या आदेश हो गया, अय आदेश। तो यहाँ पे अय आदेश हुआ है, तो अय आदेश करने के बाद में यहाँ पे ये अयनम, ठीक है। आगे चलिए, गो प्लस औ, गो प्लस औ में देखिए ओ प्लस औ, सॉरी ओ प्लस औ में देखिए भो प्लस अति भवति ही, श्रो प्लस अनम श्रवणम, पो प्लस अनम पवनम। इसी प्रकार से आगे का जो बता रखा है, आई प्लस आई का विधान जो दिया गया है, नई प्लस अकह नायिका है, नई प्लस इका नायिका, चई प्लस अकह चायिक है। अब देखिए आगे का जो लास्ट वाला है, औ प्लस आव बराबर पौ प्लस अकह पावक है, पौ प्लस इका पाविका, स्तो प्लस अकह स्तावक है, एतौ प्लस आगतौ भावुक है, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पे ये विधान जो है वो किया गया है। अब देखिए पूर्व रूप संधि की बात करते हैं, नेक्स्ट संधि है पूर्व रूप संधि। सामान्यतः पूर्व रूप संधि की बात करें तो पूर्व रूप संधि मैंने अभी डायग्राम में बताया था कि पूर्व रूप संधि में सर्वप्रथम तो देखो एंग पदांत देती है ना, ये सूत्र है। एंग पदांत की वृत्ति की बात करें, पदांत में ए औ के आगे होने पर ह्रस्व ए होने पर पूर्व रूप एक आदेश क्या होगा, हो जाएगा। अब देखिए ए औ और आगे ह्रस्व ए है तो क्या नाम से पूर्व रूप एक आदेश होगा। अब देखिए यहाँ पे यथा एग्जाम्पल देते हैं, हरे प्लस अव। अब हरे प्लस अव जो है इसमें जो आगे क्या है, ए है, क्या है ए, और आगे क्या है अब, तो यहाँ पे आगे तो ए आ गया स्वर ह्रस्व ए, और यहाँ पे हर प्लस ए आ गया, तो ए और ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा, और रूप क्या बनेगा, हरे वाह। अब देखिए आगे विद्यालय प्लस अधुना, विद्यालय अधुना में विद्यालय प्लस ए आ गया, ए के बाद में आगे ह्रस्व ए है ही, तो ह्रस्व ए होने के बाद में यहाँ पे विद्यालय अधुना। आगे चलिए आप, ये विष्णु प्लस अव है, विष्णु प्लस अ हो गया, यहाँ पे ह्रस्व ए है ही, तो इसी प्रकार से अ आदेश होगा और विष्णु अव बनेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है कि जो ए जो होगा ना ए, इसको अवग्रह चिन्ह से भी प्रस्तुत किया जाता है पूर्व रूप संधि में, ठीक है। तो पद के अंत में ए ओ के आगे ह्रस्व ए के होने पर पूर्व रूप एकादेश तो होता ही है। यहाँ ह्रस्व ए को निर्दिष्ट करने के लिए तो अवग्रह चिन्ह का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। तो सामान्यतः यहाँ पे ए के स्थान पर यहाँ पे देखो अवग्रह चिन्ह लगाया गया है, तो अवग्रह चिन्ह से भी यहाँ पे वो किया जाए। अब देखिए भानो प्लस औ, अब यहाँ पे भानो में हा न है ना, ओ, ठीक है, प्लस ए वै, यही है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे या तो ए हो या फिर औ हो, तो यहाँ पे ओ मिल गया, तो ओ मिलने के बाद में आगे ह्रस्व ए है ही, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को ए होने के बाद में भानो अब ये जो अवग्रह चिन्ह लगा के भानो अब, इसी प्रकार से ये सिद्ध हुआ है। आगे चलिए पररूप संधि की बात करते हैं। देखिए पररूप संधि की बात करें तो पूर्व रूप जो है और पररूप है, पररूप जो है ना इसी को सामान्यतः वृद्धि का अपवाद भी बोलते हैं, वृद्धि अपवाद है, ठीक है, वृद्धि का अपवाद है, ध्यान रखना है। और ये जो पूर्व रूप संधि थी वो अयादि का अपवाद है, जाहिर सी बात है। अब एंगी पररूपम इसमें सूत्र दिया गया, एंगी पररूपम सूत्र का अवर्णांत उपसर्ग प्र अप अव उप परा आंग के बाद ए और ओ से प्रारंभ होने वाला धातु का रूप होने पर पररूप एकादेश होता है। सामान्यतः हम बात करें तो देखिए अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग जो 22 उपसर्ग होते हैं उसमें अवर्ण उपसर्ग जो है ना, अवर्णांत उपसर्ग जो प्र, इसी में ए है लास्ट में, इसी में भी ए है, इसी में भी ए है, इसी में भी ए है, इसी में आ है, इसी में ण है, ए है। तो इसी प्रकार से प्र अप अवे उप परा और आंग, ये 6 जो क्या नाम से उपसर्ग है जो अवर्णांत उपसर्ग माने गए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अवर्णांत के बाद एओ से प्रारंभ होने वाला धातु का रूप होने का प्ररूप एकादेश होगा है। अब देखिए यहाँ पे अवर्णांत उपसर्ग प्लस एओ धातु, आगे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए उप प्लस ए जते, तो उप में ये उपसर्ग है, अवर्णांत उपसर्ग हो गया, ए जते जो धातु है उसमें पूर्व में ए मिल गया, तो यहाँ पे सामान्यतः उपे जते क्या हो जाता है, क्या एकादेश हो रहा है, पररूप एकादेश होगा, ठीक है। और आगे देखिए प्र प्लस ए जिते प्रेजिते,
परा प्लस एलियति परेलियति, प्र प्लस एषकः प्रेषिकः, प्र प्लस एषणम प्रेषणम, प्र प्लस एसिति प्रेषिति। सामान्यतः हम बात करें कि सामान्यतः ये जो छ उपसर्ग है अवर्णांत, इसके बाद में एओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो, धातु का रूप होने पर पररूप एकादेश होता है। ठीक है, तो पररूप एकादेश तो सामान्यतः है प्र प्लस एषणम, जो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया इससे समझिए कि जो प्र में जो है यहाँ पे अवर्णांत है ही, यहाँ पे ए हो गया, तो यहाँ पे प्रेषणे क्यों बना, तो प्रेषणा का सामान्य अर्थ ये है, यहाँ पे जो अ है ना, इस ये डिलीट हो गया, क्या नाम से एकादेश हो गया, तो ये पूर्व पररूप एकादेश को बोलते हैं। पररूप एकादेश का सामान्यतः यही है। अब आगे चलिए प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि की अगर बात करें तो प्रकृति भाव संधि जो है वो सामान्यतः स्वर संधि की प्राप्ति होने पर ही रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रकृति भाव संधि कहलाती है। अब देखिए, मैंने आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ाया था। संज्ञा प्रकरण के पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि जो माहेश्वर सूत्र आते हैं वो माहेश्वर सूत्र एक प्रकार से प्रकृति भाव संज्ञक वर्ण सारे होते हैं। अगर माहेश्वर सूत्रों में संधि कार्य हो जाता है स्वरों के आपस में, तो माहेश्वर सूत्र का निर्माण संभव नहीं था, इसलिए माहेश्वर सूत्रों को प्रकृति भाव संधि माना गया है और प्रकृति भाव संधि माना हुआ है वहां पे, और इसीलिए वो एज इट इज स्वर वर्ण आपस में संधि प्रकृति भाव संधि होते हैं और इसीलिए उनमें परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए, यहाँ पे पहला जो सूत्र आता है वो आता है इदुदेद द्विवचनम प्रग्रहम। ठीक है, इदुदेद द्विवचनम प्रग्रहम। सामान्यतः इसकी बात करें तो द्विवचन संबंधी दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत पदों को प्रग्रह कहा जाता है। देखो, सर्वप्रथम क्या आता है कि यहाँ पे हमने प्रकृति भाव संधि की। ठीक है, तो प्रकृति भाव संधि में सर्वप्रथम प्रग्रहम इति किम, तो प्रग्रहम के लिए बोला गया है कि द्विवचन संबंधी दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत पदों को प्रग्रह कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम, प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम, ये जो सूत्र है प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम बोलता है ये जो प्लुत स्वर है ना, प्लुत स्वर तथा प्रग्रह संज्ञक पद के आगे किसी भी स्वर के होने पर नित्य रूप से प्रकृति भाव संज्ञक या प्रकृति भाव संधि होती है। अब देखिए, यहाँ पे सामान्यतः एक एग्जाम्पल दिया गया, हरि एतौ, मुनि इमौ, सब द्विवचन के हैं। ये एतौ द्विवचन, इमौ द्विवचन, इमौ द्विवचन, अमु द्विवचन, एतौ द्विवचन, तो सामान्यतः द्विवचन आ गया। तो सामान्यतः यहाँ पे क्या गया है, द्विवचन संबंधी दीर्घकारी इकारांत, उकारांत और एकारांत पदों को प्रग्रह संज्ञक कहा गया है। तो ये सामान्य हरि एतौ में आपस में इनमें संधि केवल प्रकृति भाव होगी, एज इट इज प्रकृति भाव से संबंधित ये एज इट इज अपने आप में बने रहेंगे। तो इसीलिए प्रकृति भाव संधि सामान्यतः इस प्रकार से, जैसे लते इमे, पचेते इमौ, भानु एतौ और गंगे अमु, तो इनमें प्रकृति भाव संधि। ठीक है, इदुदेद द्विवचनम प्रग्रहम जो है ना, ये सूत्र सामान्यतः आपको समझ में आ गया कि द्विवचन संबंधी जो दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत, ध्यान रखना ये केवल दीर्घ जो है ना वो इकारांत ही रहेगा, उकारांत ही रहेगा, एकारांत ही रहेगा। ठीक है, तो दीर्घ ई, उ और ए, इन तीन जो द्विवचन संबंधी जो दीर्घ कार्य है ना वो इन तीन से संबंधित ही। तो इसी प्रकार से ये संधि प्रकरण का अच संधि जो प्रकरण है वो सामान्यतः अपना क्लियर होता है। दोस्तों, अच संधि से संबंधित किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, किसी भी डाउट को कमेंट करके पूछिए। दूसरी बात, मैं इसका जो दूसरा पार्ट है व्यंजन संधि का वो मैं कल लाऊंगा और इससे संबंधित जो भी अपन डिस्कशन है वो कल करेंगे। इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, अपने डाउट जो है मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरी बात, वैकेंसी से संबंधित भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार की संबंधित क्लास में कोई प्रॉब्लम आती हो, देखने में प्रॉब्लम आती हो, आपको अगर क्वालिटीज़ में वीडियो में कोई कमी दिख रही हो तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, मित्रवत सजेस्ट कर सकते हैं, आपका मित्र ही समझिए। ओके, थैंक यू सो मच।